बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, आज की इस वीडियो में हमने IS7 स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज के टॉपिक से पर्टेनिंग आईकेएप के एक पास पेपर का क्वेश्चन कवर करना है। हमारे पास ऑटम 2021 के अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 6 है। 16 मार्क की वेटेज है सवाल की। तो सवाल की इंफॉर्मेशन रीड करते हैं। कहता है फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सैगवारो लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2021। हमारे पास एक कंपनी है सैगवारो लिमिटेड, 30 जून 2021 इसका ईयर एंड है। हमें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन दी गई है 30 जून 2021 टुगेदर विद कंपैरेटिव 2020। बैलेंस शीट पे हमारे पास एसेट साइड में ऑपरेटिंग फिक्स्ड एसेट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, इंश्योरेंस क्लेम, एडवांस टू सप्लायर, कैश एंड बैंक बैलेंस आ रहा है। इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड पे हमारे पास शेयर कैपिटल, शेयर डिस्काउंट, रिटेन अर्निंग, लॉन्ग टर्म लोन, ट्रेड पेबल, एक्रूड एक्सपेंसेस और लॉन्ग करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन आ रहा है। तो हमारे पास एक कॉम्प्रिहेंसिव बैलेंस शीट है जिसपे हमारे पास मल्टीपल एसेट, लायबिलिटीज और इक्विटी के कंपोनेंट आ रहे हैं। इसके बाद फिर हमारे पास 30 जून 2021 का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अवेलेबल है। पीएनएल में हमारे पास सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ इक्विपमेंट और लॉस बिफोर इंटरेस्ट का नंबर आ रहा है। फिर हमारे पास कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन है और रिक्वायरमेंट में हमें कहता है कि प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2021। देखिए, इस सवाल में आपसे कैश फ्लो स्टेटमेंट मांगी गई है और आपको नहीं बताया गया कि आपने डायरेक्ट मेथड इस्तेमाल करना है या इनडायरेक्ट मेथड इस्तेमाल करना है। और सवाल की इंफॉर्मेशन में हमारे पास कंप्लीट बैलेंस शीट, कंप्लीट पीएनएल अवेलेबल है। इसका मतलब है कि हमारी मर्जी है कि हम चाहें तो डायरेक्ट मेथड से इस सवाल को सॉल्व करें, हम चाहें तो इसे इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व करें। और हम इस सवाल को दोनों ही मेथड से सॉल्व करेंगे। पहले डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे और फिर इनडायरेक्ट मेथड से भी हम ऑपरेटिंग कैश फ्लोज को प्रिपेयर करेंगे। फर्दर अदर इंफॉर्मेशन को रीड करता हूं। कहता है एसएल डिक्लेयर्ड अ फाइनल डिविडेंड ऑफ 10% ऑन 30 सितंबर 2020 व्हिच वाज पेड इन दिसंबर 2020। देखिए, हमारा जो ईयर एंड है ना वो 30 जून 2021 है, यानी कि 1 जुलाई 2020 से लेकर 30 जून 2021 हमारा ईयर एंड है। करंट ईयर में 30 सितंबर 2020 में हमने 10% का फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर किया और उसे दिसंबर में पे कर दिया। तो डिविडेंड की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारी रिटेन अर्निंग से अकाउंट फॉर होगी। तो मैं रिटेन अर्निंग के आगे पॉइंट नंबर 1 लिख देता हूँ। और हमारे पास लायबिलिटीज में कोई डिविडेंड पेबल का ओपनिंग क्लोजिंग तो ऐसा नहीं आ रहा। फिर पॉइंट नंबर 2 में कहता है 20 मिलियन शेयर्स वर इशूड इन मई 2021। सर, हमने नए शेयर्स इशू किए मई 2021 में। तो जो शेयर्स इशू किए इसका इम्पैक्ट हमारा शेयर कैपिटल और जनरली तो हमारे पास शेयर प्रीमियम होता है, लेकिन इस सवाल में हमारे पास शेयर डिस्काउंट है। तो शेयर कैपिटल और शेयर डिस्काउंट के आगे मैं पॉइंट नंबर 2 लिख देता हूँ। फिर पॉइंट नंबर 3 में कहता है इंश्योरेंस क्लेम वर रिलेटेड टू प्लांट एंड मशीनरी डिस्ट्रॉयड इन अप्रैल 2020। द प्लांट एट कॉस्ट एंड बुक वैल्यू ऑफ 63 मिलियन एंड 42 मिलियन रिस्पेक्टिवली। सर, हमारा करंट ईयर स्टार्ट हुआ है 1 जुलाई 20 से। कहता है अप्रैल 2020 में, यानी कि पिछले साल एक मशीनरी डिस्ट्रॉय हुई थी जिससे पर्टेनिंग हमारे पास इंश्योरेंस क्लेम आ रहा है। अगर आप बैलेंस शीट में देखें तो आपके पास इंश्योरेंस क्लेम आपको रिसीवेबल में नजर आएगा। ओपनिंग नंबर आ रहा है, क्लोजिंग नंबर 0 आ रहा है। इसके आगे मैं पॉइंट नंबर 3 लिख देता हूँ। अब कहता है कि इंश्योरेंस क्लेम पर्टेन करता है एक प्लांट एंड मशीनरी से जो अप्रैल के महीने में यानी कि लास्ट ईयर डिस्ट्रॉय हुई थी। साल के शुरू में इसका इंश्योरेंस रिसीवेबल आ रहा था, साल के आखिर में 0 आ रहा है, यानी कि ड्यूरिंग द ईयर हमने वो क्लेम रिसीव कर लिया। और इस प्लान की कॉस्ट और बुक वैल्यू 63 मिलियन और 42 मिलियन थी, लेकिन गेन और लॉस पिछले साल के लिए रेलेवेंट है, इस साल के लिए रेलेवेंट ही नहीं है। पॉइंट नंबर 4 में कहता है ड्यूरिंग द ईयर एसेट डिस्पोज ऑफ इक्विपमेंट हैविंग कॉस्ट एंड बुक वैल्यू ऑफ 75 मिलियन एंड 35 मिलियन रिस्पेक्टिवली। ड्यूरिंग द ईयर हमने एक इक्विपमेंट सेल किया है। तो इक्विपमेंट की इंफॉर्मेशन ऑपरेटिंग फिक्स एसेट से पर्टेनिंग है। तो ऑपरेटिंग फिक्स एसेट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के आगे मैं पॉइंट नंबर 4 लिख देता हूँ। और पीएनएल में भी हमारे पास डिस्पोजल पे गेन ऑन इक्विपमेंट आ रहा है 17 मिलियन का, यानी कि अगर हमारे पास इसकी बुक वैल्यू 35 मिलियन है और 17 मिलियन का गेन है तो 35 प्लस 17 हमारे पास सेल प्रोसीड आ जाएगी। फिर पॉइंट नंबर 5 में कहता है कि करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन इंक्लूड एक्रूड इंटरेस्ट ऑफ 5 मिलियन 2020 1 मिलियन। हमारे पास जो लॉन्ग टर्म लोन का करंट पोर्शन है इसके ओपनिंग क्लोजिंग में हमारे पास इंटरेस्ट पेबल का ओपनिंग क्लोजिंग आ रहा है। तो मैं करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन के आगे पॉइंट नंबर 5 लिख देता हूँ। फिर पॉइंट नंबर 6 में कहता है कि ट्रेड पेबल इंक्लूड्स एन अमाउंट ऑफ 14 मिलियन पेबल अगेंस्ट द कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ट्रेड पेबल में 14 मिलियन का अमाउंट ऐसा है जो कि सीडब्ल्यूआईपी से पर्टेन करता है। तो सीडब्ल्यूआईपी के भी आगे पॉइंट नंबर 6 लिख देता हूँ और ट्रेड पेबल के आगे भी हम पॉइंट नंबर 6 लिख देते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन को मैं लिंक इसलिए करता हूँ ताकि जब मैं रेलिवेंट टी अकाउंट्स बनाऊंगा तो मुझे बार बार सारी इन्फॉर्मेशन रीड ना करनी पड़े, सिर्फ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन को रीड करके मैं अपनी एडजस्टमेंट्स को प्लॉट कर लूँ। एक दफा सवाल को आप लोगों ने अच्छे से रीड करना है, फिर हम इसे सॉल्व करते हैं।
इसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं तो मैंने फॉर्मेट या स्ट्रक्चर ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। हमारे पास ऑटम 21 के अटेम्प्ट का क्वेश्चन नंबर 6 है, सेगवारो लिमिटेड के नाम से। पहले हम कैश फ्लोज डायरेक्ट मेथड से प्रिपेयर करेंगे, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज और फाइनेंसिंग कैश फ्लोज। और डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करने के बाद फिर हम इनडायरेक्ट मेथड से भी ऑपरेटिंग कैश फ्लोज प्रिपेयर करेंगे। तो डायरेक्ट मेथड को अगर हम सवाल सॉल्व करें तो हम पीएनएल की चीजों की सीक्वेंस में अपने पास की अकाउंट ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है सेल्स, और सेल से बढ़ने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और सेल्स लिंक होता है ट्रेड रिसीवल से। तो मैं ट्रेड रिसीवल का एक टी अकाउंट बना लेता हूं। सर ट्रेड रिसीवल का हमारे पास ओपनिंग है 204, क्लोजिंग है 177। ओपनिंग आ जाएगा 204 और क्लोजिंग आ जाएगा 177। अब ट्रेड रिसीवल के अकाउंट में हमारे पास प्रोविजन बेड डेट वाली चीजें हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पे प्रोविजन फॉर बेड डेट का सवाल में कोई जिक्र ही नहीं है। सेल्स का नंबर है हमारे पास 757। तो ट्रेड रिसीवल के अकाउंट में हमारे पास डेबिट साइड पे सेल्स आती है 757, और क्रेडिट साइड पे कस्टमर से कैश की रिकवरी आएगी। तो मैं बैलेंसिंग नंबर कैलकुलेट करूंगा तो ये हमारे पास कैश रिकवर्ड फ्रॉम कस्टमर आ जाएगा। तो 204 प्लस 757 माइनस 177, तो ये आ गया हमारे पास 784। हमने ड्यूरिंग द ईयर कस्टमर से 784 की अमाउंट का कैश रिकवर किया। इसे मैं अपने ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में प्लॉट कर देता हूं। कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, प्रॉपर वर्किंग रेफरेंस देंगे हर चीज का, तो वर्किंग वन से ये नंबर उठ कर आ रहा है, दैट इज 784। और चूंकि ये हमारे पास कैश आया होगा तो हम इसे एज अ पॉजिटिव कैश फ्लो दिखाएंगे। इसके बाद फिर हमारे पास पीएनएल में अगला लाइन आइटम आ रहा है कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स का नंबर निकलता है इन्वेंट्री से, और इन्वेंट्री में जो भी हमने परचेज की है वो हमारी ट्रेड पेबल से लिंक्ड होती है। जैसे ट्रेड पेबल के साथ साथ हमारे पास यहाँ पे एडवांस टू सप्लायर का भी एक अकाउंट आ रहा है, तो ट्रेड पेबल और एडवांस टू सप्लायर का हम टी अकाउंट साथ बनाएंगे। इस तरीके से देखें, एक हमारे पास टी अकाउंट बनेगा इन्वेंट्री का, और एक टी अकाउंट हम कंबाइन बनाएंगे ट्रेड पेबल और एडवांस टू सप्लायर, क्योंकि सप्लायर को जो पैसा पे किया वो भी इन्वेंट्री के अगेंस्ट एडवांस में पे किया होगा। इन्वेंट्री का ओपनिंग क्लोजिंग कितना है सर? इन्वेंट्री का ओपनिंग है 245, क्लोजिंग है 274। 245 और 274, तो 245 और 274। सर ट्रेड पेबल का ओपनिंग क्लोजिंग कितना है? सर ट्रेड पेबल का ओपनिंग क्लोजिंग है 130 और 180। तो इससे पर्टेनिंग इन्फॉर्मेशन नंबर 6 में कोई बात भी लिखी है, तो इन्फॉर्मेशन नंबर 6 में कहता है ट्रेड पेबल इंक्लूड्स एन अमाउंट ऑफ 14 मिलियन अगेंस्ट कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। 14 मिलियन का अमाउंट कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस से पर्टेन करता है, यानी कि ट्रेड पेबल का ओपनिंग आ जाएगा 130 और क्लोजिंग आएगा 180 माइनस 14, क्योंकि ये सीडब्ल्यूआईबी से पर्टेन करता है, इन्वेंट्री से पर्टेन नहीं करता, तो इसे मैं यहां से हटा देता हूं। तो 180 माइनस 14, ये आ गया 166। और फिर हमारे पास सप्लायर का भी, एडवांस टू सप्लायर का भी ओपनिंग क्लोजिंग है 60 और 78, इसे भी प्लॉट कर देता हूं। ओपनिंग आ जाएगा 60, क्लोजिंग आ जाएगा 78। अब अगर हम अपने पीएनएल में देखें तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स है 485। तो हम क्या करते हैं कि इन्वेंट्री के अकाउंट में डेबिट साइड पे हमारे पास परचेजेस आती है, क्रेडिट साइड पे हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आता है। कॉस्ट ऑफ सेल्स का नंबर कितना है? 485। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लॉट करता हूँ 485 की। तो बैलेंसिंग अब हम परचेजेस कैलकुलेट कर लेंगे। 485 प्लस 274 माइनस 245, तो हमारे पास परचेजेस आ गई 514 की। जो भी इन्वेंट्री के अकाउंट में परचेजेस डेबिट हुई हैं वो ट्रेड पेबल या एडवांस टू सप्लायर के अकाउंट में क्रेडिट हुई होगी। तो क्रेडिट साइड पे मैं परचेजेस लिख देता हूँ 514। अब अगर ट्रेड पेबल और एडवांस टू सप्लायर का ओपनिंग क्लोजिंग है, परचेजेस का नंबर है, तो हमारे पास कैश पेड टू सप्लायर आ जाएगा। तो बैलेंसिंग कैलकुलेट कर लेते हैं। कैश पेड टू सप्लायर का नंबर 130 प्लस 514 प्लस 78 माइनस 60 माइनस 166, तो ये आ गया हमारे पास 496। इसे हम ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में प्लॉट कर देते हैं। 496 कैश पेड टू सप्लायर, और ये नंबर हमारे पास वर्किंग 3 से उठकर आ रहा है।
इसके बाद फिर हम मजीद आगे चलते हैं तो हमारे पास पीएनएल में ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ रहे हैं। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे पास कौन कौन से रेलेवेंट अकाउंट से पर्टेन करता है। देखें, एक तो आपके पास बैलेंस शीट पे एक्रूड एक्सपेंसेस आ रहा है, तो एक्रूड एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से लिंक्ड होगा। दूसरा, जो आपके फिक्स्ड एसेट पे डेप्रिसिएशन रिकॉर्डेड है वो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में रिकॉर्डेड होगी, तो मुझे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से डेप्रिसिएशन को भी अलग करना है। पहले मैं एक्रूड एक्सपेंस का टी अकाउंट बनाता हूँ। वर्किंग फॉर एक्रूड एक्सपेंसेस। एक्रूड एक्सपेंसेस का ओपनिंग क्लोजिंग है हमारे पास 43 और 48, 43 और 48। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का नंबर हमारे पास क्रेडिट साइड पे आएगा और बैलेंसिंग हम कैश पेड निकाल लेंगे। लेकिन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का नंबर जो हमें पीएनएल में दिया हुआ है 310 का, इसके अंदर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी शामिल होगा। और तो सवाल में ऐसे कोई नॉन कैश एक्सपेंस नहीं है, बेसिकली डिस्पोजल पे गेन था वो तो अलग से लाइन आइटम के तौर पे आ रहा है। इसका मतलब है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जो डेप्रिसिएशन है वो मुझे अलहदा करना पड़ेगा। उसके लिए मैं प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट का अकाउंट भी बना लेता हूँ। यहाँ देखिएगा, वर्किंग 5 प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट का कॉस्ट और वर्किंग 6 प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। सर प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट का ओपनिंग है हमारे पास 848, क्लोजिंग है 820। ओपनिंग आ जाएगा 848, क्लोजिंग आ जाएगा 820। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग क्लोजिंग है 262 और 300, तो 262 और 300। ठीक है। अच्छा, सीडब्ल्यूआईपी के नंबर में डिक्रीज आ रहा है तो इसका मतलब है कि ड्यूरिंग द ईयर हमने सीडब्ल्यूआईपी पे खर्चा किया है। सॉरी, सीडब्ल्यूआईपी के नंबर में इंक्रीज आ रहा है तो इसका मतलब है कि हमने ड्यूरिंग द ईयर सीडब्ल्यूआईपी बिल्ड किया है। अगर सीडब्ल्यूआईपी में डिक्रीज आता तो इसका मतलब है कि कोई एसेट हम फिक्स एसेट में लेकर गए, लेकिन यहाँ पे चूंकि इंक्रीज आ रहा है तो मैं सीडब्ल्यूआईपी के अकाउंट को सेपरेटली देख लूंगा, अभी मैं इसको नहीं छेड़ रहा। अब प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट से पर्टेनिंग इन्होंने हमें पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 6 में कुछ बताया था। पॉइंट नंबर 4 में तो बताया है कि हमने ड्यूरिंग द ईयर इक्विपमेंट जिसकी बुक वैल्यू और कॉस्ट 75 और 35 थी उसको बेच दिया। देखिए कॉस्ट कितनी है 75, तो कॉस्ट अकाउंट से हमारे पास 75 की कॉस्ट डिस्पोज ऑफ होगी। और बुक वैल्यू कितनी है सर, बुक वैल्यू हमारे पास 35, तो हमारे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जाएगा। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है सर, 75 की कॉस्ट माइनस 35 की बुक वैल्यू, तो 75 माइनस 35 इसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 40। सर इसकी डिस्पोजल पे हमें कुछ गेन या लॉस भी हुआ होगा। देखें, हमारे पास सेल प्रोसीड होगी, इसमें से कैरिंग अमाउंट माइनस आएगी, तो हमारे पास गेन कैलकुलेट होगा। अब कैरिंग अमाउंट कितनी है सर, डिस्पोजल की कैरिंग अमाउंट है 35 और हमें पीएनएल में गेन दिया हुआ है कि इसकी डिस्पोजल पे गेन कितना हुआ है 17। तो अगर 17 का गेन हुआ है और कैरिंग वैल्यू 35 है तो 17 प्लस 35 हमारे पास 52 की सेल प्रोसीड है। ठीक है। फिर पॉइंट नंबर 6 में, सॉरी पॉइंट नंबर 4 सिर्फ रेलिवेंट है यहाँ पे। अब पॉइंट नंबर 4 को कंसिडर करते हुए मैंने डिस्पोजल की इंफॉर्मेशन को प्लॉट किया, कॉस्ट का अकाउंट में क्रेडिट साइड पे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के डेबिट साइड पे लिख दिया और गेन और सेल प्रोसीड कैलकुलेट कर ली। अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अकाउंट में हमारे पास बैलेंसिंग डेप्रिसिएशन आ जाएगा और कॉस्ट के अकाउंट में हमारे पास बैलेंसिंग एडिशन आ जाएगा। ये भी देख लीजिएगा कि यहाँ पे कोई रिवैल्यूएशन सरप्लस तो नहीं है, तो सर हमारे पास कोई रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस नहीं था। अगर मैं बैलेंसिंग एडिशंस कैलकुलेट करूं तो 820 प्लस 75 माइनस 848, तो हमारे पास एडिशंस आ रही हैं 47 की। और अगर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूं तो 300 प्लस 40 माइनस 262, तो डेप्रिसिएशन आ रहा है 78 का। गेन आ गया 17 का, गिवन था 52 की सेल प्रोसीड मैंने एज अ बैलेंसिंग नंबर कैलकुलेट कर ली। इसे मैं वर्किंग 7 का नाम दे देता हूँ। अच्छा, अब पहले इससे पर्टेनिंग चीजों को हम प्लॉट कर देते हैं अपने कैश फ्लोज में, फिर हम एक्रूड एक्सपेंस पे आएंगे। देखिए हमने जो एडिशन की 47 की, इससे हमारे पास कैश फ्लो में कमी आई होगी, तो हमारे पास एक्विजिशन ऑफ पीपीई 47 और ये आ रहा है वर्किंग 5 में। इसके बाद हमारे पास जो सेल प्रोसीड आई
52 की, इतना हमारे पास कैश आया होगा। तो हमारे पास डिस्पोजल ऑफ इक्विपमेंट वर्किंग 752। सर इसके अलावा हमारे पास डेप्रिसिएशन और गेन का नंबर है। डेप्रिसिएशन है 78 और गेन है 17। चूंकि हम डायरेक्ट मेथड से कैश फ्लोज बना रहे हैं तो हमें नॉन कैश एक्सपेंसेस को अंडू नहीं करना। अगर हमें इनडायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो बना रहे होते तो हम इन नंबर्स को भी कंसिडर कर रहे होते। इन नंबर्स को फॉर द टाइम बीइंग मैं हाईलाइट कर लेता हूं, क्योंकि हमें इनडायरेक्ट मेथड से भी सवाल को सॉल्व करना है। तो मैं डेप्रिसिएशन और गेन के नंबर को अपने ऑपरेटिंग कैश फ्लोज में अंडू कर रहा हूँ। एडिशंस को मैंने प्लॉट कर दिया, डिस्पोजल की सेल प्रोसीड को मैंने प्लॉट कर दिया। अब हम आते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे। सर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे पास जो सवाल में गिवन है वो कितना है, 310। अच्छा, इस 310 में से सारे खर्चे वो नहीं है जो आपने पे किए, कुछ नॉन कैश एक्सपेंसेस भी है। फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन, वो कितना है, 78। तो मैं 310 से अगर 78 हटा दूं तो हमारे पास वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ जाएंगे जो हमने एक्रू या पे किए होंगे। तो 310 माइनस 78, ये आ गया 232। अब 232 के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को मैं एक्रूड एक्सपेंसेस में क्रेडिट साइड पे लिखता हूं। तो हमारे पास बैलेंसिंग कैश पेड टू वेंडर्स आ जाएगा 43 प्लस 232 माइनस 48, तो ये आ गया 227। सर 227 को प्लॉट करें अगर, तो हमारे पास कैश पेड टू वेंडर्स 227, और ये हमने कैलकुलेट किया है वर्किंग 4 के नंबर में। वर्किंग 4 227। ठीक हो क्या सर? अब दोबारा से अपने सवाल में पीएनएल में आए। तो हम सेल्स को देख चुके हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स को देख चुके हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को देख चुके हैं, गेन को देख चुके हैं। अभी इंटरेस्ट का नंबर हमें चाहिए, क्योंकि ये लॉस बिफोर इंटरेस्ट है, लेकिन इंटरेस्ट का नंबर थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैं बैलेंस शीट पे आता हूँ। तो बैलेंस शीट पे हमारे पास ऑपरेटिंग फिक्स एसेट हो चुका, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो चुका। सीडब्ल्यूआईपी का अकाउंट बना लेते हैं। वर्किंग 8 सीडब्ल्यूआईपी। सर सीडब्ल्यूआईपी का ओपनिंग है 0, क्लोजिंग है 84। ओपनिंग 0, क्लोजिंग है 84। अच्छा, सीडब्ल्यूआईपी से पर्टेनिंग एक इन्फॉर्मेशन थी पॉइंट नंबर 6 में। पॉइंट नंबर 6 में लिखता है कि ट्रेड पेबल इंक्लूड एन अमाउंट ऑफ 14 मिलियन पेबल ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। यानी कि यहाँ पे कुछ 14 रुपए का खर्चा ऐसा है जो हमने पेबल है, पे नहीं किया। यानी कि बाकी जो बैलेंसिंग है वो हमने पे किया होगा। तो 84 में से अगर 18 हटा दूं तो 66। 66 का खर्चा ऐसा है जो कि सीडब्ल्यूआईपी के नाम पे हमने पे किया है। तो इसे अपने इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज में दिखा देते हैं। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस वर्किंग 8 66, ये खर्चा किया होगा तो हमारे पास नेगेटिव। फिर हमारे पास वापस बैलेंस शीट पर आए तो हम इन्वेंट्री का अकाउंट देख चुके हैं, ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट देख चुके हैं। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के हवाले से पॉइंट नंबर 3 में कहा था कि ये अप्रैल में डिस्ट्रॉय हुआ था पिछले साल। इसकी कॉस्ट और बुक वैल्यू दी थी, लेकिन इसका कोई काम नहीं है। इंश्योरेंस का अगर आप देखें तो ओपनिंग 31 है, क्लोजिंग 0 हो गया। तो यानी कि ड्यूरिंग द ईयर वो 31 रिकवर हो गए। तो हमारे पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड 31 रिसीव हुए, तो रिसीवर खत्म हो गया, कैश इंक्रीज हुआ, कैश आया हमारे पास। फिर हम अपने पास एडवांस टू सप्लायर देख चुके हैं, कैश इन बैंक को हम लास्ट में देखेंगे। लाइबिलिटी साइड पर आए तो लाइबिलिटी साइड पे हमारे पास ट्रेड पेबल को हम देख चुके हैं, एक्रूड एक्सपेंसेस को हम देख चुके हैं। हमारे पास लॉन्ग टर्म लोन का ओपनिंग क्लोजिंग करंट पोर्शन और नॉन करंट पोर्शन आ रहा है। अच्छा, इससे पर्टिनिंग इन्फॉर्मेशन नंबर 5 में कुछ लिखा है। 5 में लिखा हुआ है कि करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन में एक्रूड इंटरेस्ट का ओपनिंग क्लोजिंग 1 और 5 मिलियन है। लेकिन मैं क्या करता हूँ सर, एक मैं टी अकाउंट बनाता हूँ एक्रूड इंटरेस्ट का, और एक मैं टी अकाउंट बनाता हूँ लॉन्ग टर्म लोन का। अब एक्रूड इंटरेस्ट का ओपनिंग क्लोजिंग कितना है सर, 1 मिलियन और 5 मिलियन। तो ओपनिंग आ जाएगा 1 मिलियन, क्लोजिंग आ जाएगा 5 मिलियन। ठीक है। और लॉन्ग टर्म लोन का ओपनिंग क्लोजिंग कितना आएगा सर? लॉन्ग टर्म लोन का ओपनिंग 210 प्लस 40, तो ये आ जाएगा 210 नॉन करंट पोर्शन, 40 करंट पोर्शन, और एक्रूड इंटरेस्ट अलग कर दिया क्योंकि उसका मैंने अलग टी अकाउंट बना लिया है। तो 210 प्लस 40 माइनस 1, ये आ गया 249। इसी तरह से क्लोजिंग 175 43,
तो 175 प्लस 43 और माइनस एक्रूड इंटरेस्ट 5, क्योंकि मैंने उसको अलग टी अकाउंट बना लिया है। तो 175 प्लस 43 माइनस 5, ये आ गया 213। सर ओपनिंग लॉन्ग टर्म लोन है 249, क्लोजिंग है 213, यानी कि हमने ड्यूरिंग द ईयर कुछ रीपेमेंट की है। रीपेमेंट हम एज ए बैलेंसिंग नंबर कैलकुलेट कर लेते हैं, 249 माइनस 213, तो ये आ गया 36। 36 का लॉन्ग टर्म लोन हमने रिपे किया है। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में लॉन्ग टर्म लोन रीपेड 36 और इसका वर्किंग रेफरेंस होगा हमारे पास वर्किंग 10। अच्छा, हमारे पास एक्रूड इंटरेस्ट का अकाउंट अभी रहता है। बेसिकली यहाँ पे क्रेडिट साइड पे इंटरेस्ट एक्सपेंस और डेबिट साइड पे इंटरेस्ट पेड आएगा, लेकिन अभी हमारे पास इंटरेस्ट एक्सपेंस और इंटरेस्ट पेड के नंबर अवेलेबल नहीं है, हम देख लेंगे इसको। अब हम आते हैं रिटेन अर्निंग के अकाउंट पे। रिटेन अर्निंग का ओपनिंग है 315, क्लोजिंग है 220। तो रिटेन अर्निंग ओपनिंग आ जाएगा 315, क्लोजिंग आ जाएगा 220। 315 और 220। अच्छा, रिटेन अर्निंग से पर्टेनिंग पॉइंट नंबर 1 में कुछ लिखा है। पॉइंट नंबर 1 में लिखता है कि कंपनी ने 10% डिविडेंड दिया 30 सितंबर पे, जो कि दिसंबर में पे हुआ, और 20 मिलियन शेयर्स हुए मई 2021 में। यानी कि ये जो 10% डिविडेंड दिया है ये ओपनिंग शेयर कैपिटल पे दिया होगा। तो 500 का 10% आ जाएगा 50। तो रिटेन अर्निंग के अकाउंट में हमारे पास डेबिट साइड पे आ जाएगा डिविडेंड 500 का 10%, ये आ गया 50। बैलेंसिंग हमारे पास लॉस फॉर द ईयर आ जाएगा। बेसिकली सवाल में लॉस बन रहा है तो बैलेंसिंग आपके पास यहीं पे कैलकुलेट होगा डेबिट साइड पे। तो लॉस का नंबर में बैलेंसिंग कैलकुलेट कर लेता हूँ। ये आ गया 200, 315 माइनस 50 माइनस 220, 45। सर 45 का हमारे पास लॉस है। देखिए, सवाल में आपको लॉस बिफोर इंटरेस्ट दिया हुआ है 21। सवाल में टैक्स की कोई बात ही नहीं की, तो टैक्स को हम इग्नोर कर देंगे। यानी कि हमारे पास अगर लॉस बिफोर इंटरेस्ट कितना है 21, तो इससे इंटरेस्ट माइनस हुआ होगा और फिर हमारे पास लॉस आफ्टर इंटरेस्ट आया होगा, जो कि हमने कैलकुलेट किया 45। तो अगर 45 का लॉस आफ्टर इंटरेस्ट है और 21 का लॉस बिफोर इंटरेस्ट है, तो 45 माइनस 21, हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना होगा 24। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस को अगर मैं यहाँ प्लॉट करूं तो हमारे पास इंटरेस्ट पेड बैलेंसिंग आ जाएगा 24 प्लस 1 माइनस 5, तो ये आ गया 20। अब इन चीजों को प्लॉट करते हैं। देखिए, एक तो आपने 50 का डिविडेंड दिया है, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में डिविडेंड पेड कितना 50 का, और वर्किंग रेफरेंस कौन सा है, इसको वर्किंग 11 कर देते हैं। इसके अलावा आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड किया, लेकिन चूंकि हम डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, तो हम इंटरेस्ट एक्सपेंस को अंडू नहीं करेंगे, सिर्फ इंटरेस्ट पेड को कंसिडर करेंगे। वो कितना है 20, वर्किंग रेफरेंस 9। हमारे पास इंटरेस्ट पेड 20 और वर्किंग रेफरेंस है वर्किंग 9। अब लास्ट है हमारे पास शेयर कैपिटल और शेयर डिस्काउंट। वैसे तो इनका अलग अलग अकाउंट बनाए, चाहे तो एक अकाउंट भी बना सकते हैं। ठीक है, ओपनिंग कितना है 50, क्लोजिंग कितना है 700 और 40 का डिस्काउंट। तो अगर मैं एक टी अकाउंट बनाऊं, वर्किंग 12, शेयर कैपिटल प्लस शेयर डिस्काउंट। सर शेयर कैपिटल का ओपनिंग है 500, ओपनिंग लिख दिया 500, और शेयर कैपिटल का क्लोजिंग है 700, लेकिन 40 का डिस्काउंट भी है। तो ये आ जाएगा 660। इन्होंने मैं पॉइंट नंबर 2 में बताया था, जो मैंने लिंक भी किया था, कि हमने 20 मिलियन शेयर इश्यू किए। तो शेयर से हमारे पास कितना पैसा आया होगा 660 माइनस 500। सर शेयर से हमारे पास 160 मिलियन आए। तो मैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में दिखा देता हूँ वर्किंग 12, 160।
तो ये हमने सारे रेलेवेंट अकाउंट्स बना लिए, सारी चीजों को अपने कैश फ्लोस में प्लॉट कर लिया। सवाल को अगर एक दफा गो थ्रू करें, इस इंफॉर्मेशन को अकाउंट फॉर कर चुके हैं, सारी इंफॉर्मेशन को हम अकाउंट फॉर कर चुके हैं, और पीएनएल और बैलेंस शीट पे जितनी चीज आ रही है उनको भी हम देख चुके हैं। बस अब हमें टोटल वगैरह करना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, इंटरेस्ट पेड माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। फिर हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सर हमारे पास नेट इंक्रीज या डिक्रीज कैलकुलेट होगा, उसमें ओपनिंग ऐड करेंगे तो क्लोजिंग बन जाएगा। क्या जाएगा? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। हमारे पास नेट इंक्रीज या डिक्रीज कैलकुलेट होगा। फिर इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग कैश एंड बैंक, तो हमारे पास क्लोजिंग कैश एंड बैंक बनना चाहिए। ओपनिंग और क्लोजिंग कैश एंड बैंक हमारे पास सवाल में 112 और 193, 112 और 193। अब थोड़ा टोटल वगैरह कर लेता हूँ। 784 माइनस 496 माइनस 227, तो ये आ गया 61 पॉजिटिव, माइनस 20 तो ये आ गया 41 पॉजिटिव। इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज कैलकुलेट करता हूँ तो माइनस 47 प्लस 52 माइनस 66 प्लस 31, ये आ गया नेगेटिव 30। और फाइनेंसिंग कैश फ्लो कैलकुलेट करूँ तो माइनस 36 माइनस 50 प्लस 160, तो ये आ गया 74। नेट इंक्रीज डिक्रीज के लिए 41 का नंबर लेंगे, 30 का नंबर लेंगे और 74 का नंबर लेंगे। 41 माइनस 30 प्लस 74, ये आ गया हमारे पास 85। और 85 में अगर हम 112 ऐड करें तो ये बन रहा है 197, 197, यानी कि हमारे पास डिफरेंस आ रहा है 5 रुपए का। मैं थोड़ा सा इस डिफरेंस को ढूंढने की कोशिश करता हूँ और मैं आपको आइडेंटिफाई करवाता हूँ कि ये डिफरेंस किस वजह से आ रहा है। जिसे तो मैंने एरर आइडेंटिफाई कर लिया है कि CWIP के अकाउंट में हमने पेबल 18 लिख दिया था, एक्चुअली वो पेबल 14 था। तो अगर मैं इस 18 को 14 करूं, 84 माइनस 14, हमारा पेबल बनेगा आउट ऑफ कैश 70। और जब हम 70 का कैश आउटफ्लो ले जाएंगे CWIP में तो ये चेंज हो जाएगा। तो इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज बन जाएंगे -47 प्लस 52 माइनस 70 प्लस 31, ये आ गया 34। फिर 41 ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, 34 एक सेकेंड, -47 प्लस 52 माइनस 70 प्लस 31, तो ये आ गया नेगेटिव 34। 41 के ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, 34 के इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज नेगेटिव और 74 के फाइनेंसिंग कैश फ्लोज, तो ये आ गया 81। नेट इंक्रीज और डिक्रीज, नेट इंक्रीज को मैं ओपनिंग में ऐड करता हूं तो हमारे पास 193 क्लोजिंग बन रहा है, यानी कि अब हमारे पास कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। तो ये हमारा सवाल डायरेक्ट मेथड से यहां तक कंप्लीट हुआ जाता है। अब अगर हम इनडायरेक्ट मेथड से करें, इनडायरेक्ट मेथड में इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग कैश फ्लोज में तो कोई चेंज नहीं आता, सिर्फ आपने ऑपरेटिंग कैश फ्लोज कैलकुलेट करना है। तो मैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज भी कैलकुलेट कर लेता हूं यूजिंग द इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में जो आपके ऑपरेटिंग कैश फ्लोज स्टार्ट होंगे वो लॉस के नंबर से स्टार्ट होंगे, लॉस फॉर द ईयर। सर लॉस फॉर द ईयर का नंबर आपने रिटेन अर्निंग्स में कैलकुलेट किया था 45,
वर्किंग 11, तो वर्किंग 1145। अब इसमें नॉन कैश इनकम और एक्सपेंसेस को अंडू करना है और वर्किंग कैपिटल चेंजेस को कंसीडर करना है। ठीक है, नॉन कैश एक्सपेंसेस कौन कौन से थे उसे मैं पहले ही हाईलाइट कर चुका हूँ। एक डेप्रिसिएशन था, एक गेन था और एक इंटरेस्ट था। तो डेप्रिसिएशन है 78, वर्किंग 6, फिर दूसरा हमारे पास गेन ऑन डिस्पोजल, वर्किंग 7, 17 रुपए का। एक हमारे पास इंटरेस्ट एक्सपेंस है 24, 17 का गेन, 24 का इंटरेस्ट, वर्किंग 9 में से आ रहा है। और तो ऐसा आई गेस कोई नॉन कैश इनकम और एक्सपेंस नहीं था। फिर हमारे पास वर्किंग कैपिटल की चेंजेस आ जाएंगी। अब वर्किंग कैपिटल की चेंजेस में हमारे पास अगर हम सबसे पहले इन्वेंट्री को देखें तो 245 से 274, तो इन्वेंट्री में इंक्रीज आ रहा है 274 माइनस 245, 274 और 245, तो 274 माइनस 245 ये आ गया 29 और इन्वेंट्री का इंक्रीज डिक्रीज करेंगे, इन्वेंट्री का इंक्रीज लेस करेंगे। फिर हमारे पास ट्रेड रिसीबल 204 और 177, ट्रेड रिसीबल में डिक्रीज आ रहा है 204 माइनस 177, 204 माइनस 177, तो ये आ गया 27, डिक्रीज आ रहा है तो इसे हम पॉजिटिव दिखाएंगे। फिर हमारे पास इंश्योरेंस क्लेम था, ये इन्वेस्टिंग में ले चुके हैं। एडवांस टू सप्लायर, एडवांस टू सप्लायर ओपनिंग था 60, क्लोजिंग है 78, इंक्रीज आ रहा है 78 माइनस 60, 18 का इंक्रीज आया, 18 का कैश फ्लो स्टॉक हुआ नेगेटिव और फिर कैश एंड बैंक है। लायबिलिटी साइड पर आए तो हमारे पास एक्रूड एक्सपेंसेस 43 और 48, एक्रूड एक्सपेंसेस में इंक्रीज आया है 48 माइनस 43, ये आ गया हमारे पास 5, और एक्रूड एक्सपेंसेस यानी कि लायबिलिटी का इंक्रीज हम ऐड करते हैं। और फिर हमारे पास ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल में ओपनिंग है 130, क्लोजिंग 180 और इसमें 14 रुपए CWIP के भी थे, तो स्टिल इंक्रीज ही आ रहा है 180 माइनस 14 माइनस 130, तो 180 माइनस 14 माइनस 130, तो 36 का इंक्रीज, 36 का जो इंक्रीज आया उसे हम ऐड कर देंगे। मैं देख लेता हूँ, हमने इन्वेंट्री देख लिया, ट्रेड रिसीबल देख लिया, एडवांस टू सप्लायर देख लिया, एक्रूड एक्सपेंसेस देख लिया, ट्रेड पेबल देख लिया, नॉन कैश एक्सपेंसेस को हम अंडू कर चुके। अब अगर हमने सही किया है तो इनडायरेक्ट मेथड से भी हमारे ऑपरेटिंग कैश फ्लोस वही बनने चाहिए जो कि डायरेक्ट मेथड से बने थे। हम देख लेते हैं इसको, -45 प्लस 78 माइनस 17 प्लस 24 माइनस 29 प्लस 27 माइनस 18 प्लस 5 माइनस 36, तो ये आ गया -11। मैं रीचेक कर लेता हूँ अपनी कैलकुलेशन को, -45 प्लस 78, सर ये हमारे पास आ गया 61। इसमें से हम इंटरेस्ट पेड को माइनस करेंगे, इंटरेस्ट पेड कितना था हमारे पास 20, तो हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ गया 41, और ये वही नंबर बन रहा है जो हमने डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट किया था। यानी कि अगर आप इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना चाहें तो इनडायरेक्ट मेथड के भी ऑपरेटिंग कैश फ्लोज मैंने आपके सामने प्रिपेयर कर दिए। तो यहाँ तक हमारा सवाल कंप्लीट होता है दोनों डायरेक्ट इंडायरेक्ट मेथड से। आई होप कि मैं आपको सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूँ। आज के इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।